नेट सोल समेत आपके जितनी ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ आज बताइएगा। ये एक जर्नी है जिसमें आप अपनी लर्निंग करते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं, अपने गिरदो नवाज से। आपने चाहे फोक गाया तो खूब गाया, पंजाबी में गाया तो उसको एक नया रंग दिया, ठीक है। इसी तरह गज़ल गाई तो गज़ल भी लाजवाब थी। मेरे मुंह से जो अच्छा लगता है मैं वो गा देती हूँ, और फिर पब्लिक को जो पसंद आता है, हमारा ज़्यादातर ये होता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। नेट सोल और यानी कि हॉस्पिटल एक नई चीज़ें आप लेकर आए हैं, इनोवेशन है मार्केट में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। कि यूथ अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, हम उनको वी हेल्प देम डेवलप दोज आइडियाज़। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना। क्या बचपन से ही आपको मॉडल बनना था कि पाकिस्तान की दूसरी खवातीन की तरह जो सोचती हैं आजकल टिकटॉकर और ये सब कुछ? बेसिक मुझे शौक था फिल्म स्टार बनने का। अच्छा, फिल्म स्टार। जी जी, जो अभी तक मैं नहीं बन सकी। पाशा साहब, थोड़ा सा आपकी खिदमात अगर मैं देखूं एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ठीक है, और यूथ के हवाले से और स्किल्स के हवाले से, तो आप थोड़ा सा खुद ही डिफाइन कीजिए इसको। आईटी के जो ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ पास आउट होते हैं उसमें से 87% ऐसे हैं जिनका आईटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं अ लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार कीजिए। ज़िंदगी से अनमोल चीज़ कोई नहीं है, और अगर यही बात अब हम अपने मुल्क के ऊपर रखें तो हमें अपने वतन अज़ीज़ से भी उतना ही प्यार होना चाहिए, बल्कि उससे बढ़ के, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। आजकल के हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। मेरा पैगाम आज के लिए यही है, आज के दिन का, कि इस मुल्क की कदर कीजिए। खुदारा ये मुल्क है तो हम हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा जनाब अयूब गौरी साहब किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। अयूब गौरी साहब का अगर मैं तारीफ़ कराऊँ तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम की बंदिश मेरे सामने आ जाएगी। अयूब गौरी साहब जनाब एग्जेक्टिव डायरेक्टर है नेट सोल के। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा मुकाम है नेट सोल टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा एज ए एंटरप्रेन्योर यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें माँ बिसरा हो, चाहे इनका हॉस्पिटल हो, उसमें नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस क्या है, आज इस हवाले से सर बात करेंगे। डिटेल में सर खुद बताएंगे। मेरी कोशिश होगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गौरी साहब ने अभी पर से पर्दा रखी हुई है, वो गौरी साहब से जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी मेरी गेस्ट है मारिया शेख। मारिया शेख प्रोफेशनल मॉडल है, फैशन मॉडल है, बहुत सारी रैम वॉक्स में अब तक कर चुकी हैं एज ए टीवीसी। इनके आप देखे होंगे बहुत से। और इसके अलावा फ़ैशन मॉडलिंग की फील्ड में जो लोग फ़ैशन और मॉडलिंग को समझते हैं उनको मारिया शेख का ज़रूर पता होगा। मेरी इस तरफ सोमिया खान नूरी है। सोमिया खान नूरी हमेशा की तरह वही वाली बात, मुस्कुराता चेहरा। जो लोग पाकिस्तान में मौसीकी को समझते हैं, म्यूज़िक चूँकि हमारी रूह की ग़ज़ा है, वो सोमिया खान को ज़रूर सुनते हैं। सोमिया खान वो हमारी एक वर्सटाइल सिंगर हैं जिन्होंने ना सिर्फ फोक गाया, पंजाबी गाया, गज़ल गाई, जो भी इनको जहाँ भी जिस स्पेस में जो मौका मिला इन्होंने जो भी गाया खूब गाया। वेलकम टू माय शो सोमिया। उम्मीद है कि बहुत अच्छा शो होने वाला है। और इसके साथ है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब एक सीनियर टेक्नोक्रेट भी हैं और जर्नलिज़म से बहुत तल्लक़ है इनका, और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारी खिदमात है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। तो इसके साथ ही हम इस सफ़र का, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अयूब गौरी साहब से शुरू करते हैं। गौरी साहब। जी जनाब। गौरी साहब, मुझे वो वक़्त याद है आज से 6 साल पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक़्त के अयूब गौरी में और आज के अयूब गौरी में क्या फ़र्क है, और नेट सोल समेत आपके जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हैं बल्कि हम, आप कहाँ पर अभी हैं, क्या स्टैंड, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ आज बताइएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज नई हैं जो मेरे प्रोग्राम से आज आप बताएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी।
एंड बहुत मुबारक हो आपको शाहिद साहब। 6 साल पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आपने मुझे इंटरव्यू किया था, मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए थे। और आज के और 6 साल पहले वाले अयूब गौरी में आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। आप जो लर्निंग पिक करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से, आज भी मैं बैठा हूँ और यहाँ बड़े खूबसूरत और ज़हीन लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ पिक करने वाला हूँ आप लोगों से सबसे। तो ये एक जर्नी है जिसमें आप अपनी लर्निंग करते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं, अपने गिरद नवाज से। सो आई थिंक आई एम बिट मोर वाइजर टुडे, ये मैं कहूँगा। सर, नेट सोल और यानी कि हॉस्पिटल, ये जो आपका अपना प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कर रहे हैं, एक नई चीज़ें आप लेकर आए हैं, इनोवेशन है मार्केट में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। इसको किस तरह से आपस में आप आजकल टेक्नोलॉजी के साथ आप जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो नेटसोल टेक्नोलॉजीज तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। उसके अलावा जो मेरा रोल था नेटसोल टेक्नोलॉजी में, और है भी सही, उस वक्त इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने का। इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ऐसी जगह, ऐसा इदारा जहाँ पे एक बड़ी कंड्यूसिव किस्म की इन्वायरमेंट देते हैं यूथ को, कि यूथ अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, हम उनको वी हेल्प देम डेवलप दोज आइडियाज़। वो एक ऐसी इन्वायरमेंट हम देते हैं जहाँ मेंटोर्स हों, जहाँ पे उनकी अपनी ट्रेनिंग हो, उनकी प्लानिंग के हवाले से उनकी गाइडेंस हो, उनको फंडिंग की अवेलेबिलिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन हो, और इससे भी ज़्यादा जो उनके लिए फ़र्स्ट कस्टमर है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी फरहमी भी। मैं ये समझता हूँ कि हमारा यूथ आजकल तालीम तो काफ़ी हासिल कर रहा है। 29-30,000 हमारा यूथ निकल रहा है हर साल डिग्रीज़ लेके, जॉब रेडी नहीं है। तो मैं समझता हूँ जॉब्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा रोल है टू एक्चुअली प्रोवाइड जॉब्स टू अदर्स। तो वो खुद अपनी जॉब नहीं, वो जॉब दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं अपनी इनोवेशन से, अपने आइडियाज़ से लेके एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट, जो नहीं करती, उस शेप में वो एक नया इनोवेशन लेके आते हैं और उस तरह से करते हैं। तो जब मैं मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी अबाउट 30 इयर्स प्लस ऑफ करियर लाइफ और इंग्लैंड से शुरू होती है और एक इवॉल्व होती रही है। तो आई बीन अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, तो मैं मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ वक्त में मैं करता रहा हूँ और फिर एग्ज़िट लेता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे अपने तजुर्बे से एक स्टार्टअप खुद लॉन्च करना चाहिए, और ताकि इसको एक केस स्टडी लोग समझ के उसको फॉलो कर सकें। देखिए यूसुफ, ये सफ़र कुछ आसान तो न था। पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में एक ऐसे अदारे आपने कायम कर दिए जो आने वाली नस्लों के लिए भी एक मसले राह है। सर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंस्पायर करें लोगों को, और बच्चों को स्पेशली। और आज तो हमारी पॉपुलेशन जो 24-25 करोड़ होने वाली है, हो गई है, 66% इज़ अंडर 30। तो इन लोगों ने हर साल 18 प्लस एक बड़ा नंबर दाखिल हो रहा है और जो कि कुछ करना चाहता है। तो हॉस्पिटल जो था, हेल्थ के अंदर हमने टेक्नोलॉजी को लेके कनेक्ट किया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट की फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, उनको रीच आउट करने में आसानी हो, और जो इनिशियल प्राइमरी हेल्थ के चैलेंजेस हैं वो हम दूर कर सकें। स्पेशली कोविड में आपने जी, कोविड में बड़ा हमने काम किया, आप देखते आए हैं। तो सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आप खुद रोल मॉडल बने। देखिए, मैं जो देखता हूँ, जो बड़ा डिस्कनेक्ट देखता हूँ आजकल, जितने लोग हैं जो टीचिंग के वो सिर्फ टीचिंग के, जो ट्रेनिंग के वो ट्रेनिंग के, इनमें से ज़्यादा लोगों ने रियल लाइफ में कभी खुद ना बिजनेस किया है, ना होगा, उस तरह से जॉब की है, एग्जीक्यूशन नहीं उनमें। तो मेरे से जब कोई पूछता है कि एकेडेमिया में आप क्या, तो मुझे लगता है कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो जब एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है, तो आप अगर लोगों को समझा रहे हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। तो मैं जो टीम में भी लेके आता हूँ, ऐसे ही लोगों को लेके आता हूँ, और आगे चल के बात करूँगा, हम बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। वो लोग लेके आता हूँ जिनका इस
सेगमेंट में रहा हो एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मज़ीद बात होगी। जी, इंशाल्लाह। जी सौमिया, एक तो मैं कहाँ से शुरू करूँ आपके साथ बात करना, क्योंकि आपने जो भी काम, मैंने जैसे अपने तौर में कहा, आपने चाहे फोक गाया तो खूब गाया, पंजाबी में गाया तो उसको एक नया रंग दिया, ठीक है, इसी तरह गज़ल गाई तो गज़ल भी लाजवाब थी। तो आप पहले बताइए कि आप एक्चुअल में सौमिया की, अगर हम तारीफ़ करें सौमिया खान नूरी की, तो आप एक्चुअल में क्या, किसके ऊपर ज़्यादा महारत रखती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया और मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ख़ुद नहीं पता, अल्लाह ताला ने एक आवाज़ मुझे दी है, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिस तरह बेहतर समझते हैं वो मुझे कहते हैं कि गाओ, और मेरे मुंह से जो अच्छा लगता है मैं वो गा देती हूँ। और फिर पब्लिक को जो पसंद आता है, हमारा ज़्यादातर ये होता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, तो हम उस पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने आज से 4 साल पहले सराइकी फ़ोक नहीं गाया था, सराइकी को, हाँ बिल्कुल, तो आपने अभी बहुत मैंने अच्छा गाया। 4-5 साल से जो है मैं सराइकी फ़ोक गा रही हूँ, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मैं सूफ़ी गाना चाहती थी बचपन अच्छा, से ही। सूफीज़्म के ऊपर, हाँ, ओके। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे 7 एल्बम हैं नूहों के, मसीहों के, और कसीदे, धमाल, मेरा ये था। मैं सूफ़ी पे ज़्यादा मेरा फोकस था, लेकिन आहिस्ता 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 फिर लोगों ने कहा जी गाएं, तो फिर अल्लाह ताला ने इसमें इज़्ज़त दी है। तो जिस चीज़ में इज़्ज़त मिल रही हो, लोगों को पसंद आ रहा हो। तो अब तक क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, कितने एल्बम आ चुके हैं और क्या, जी, मेरे क्योंकि ख्याल आपकी से, फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत है, हाँ जी, लाखों में है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मिलियंस तो में है। मिलियंस में है आपकी फ़ैन फॉलोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जी इस वक्त पहले तो एल्बम चलते थे, तो वो था पीटीवी पे, रेडियो पे, सब पे छोटे होते से काम किया है। अभी इस वक्त जो है यूट्यूब के ऊपर मेरा 150 से अबव सॉन्ग है। 150 से अबव अबव सॉन्ग्स हैं अबव आपके। सॉन्ग्स हैं, और वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए हैं, काफ़ी टीवी के लिए भी हैं, चैनल्स के लिए भी हैं, फिर मेरे अपने प्रोडक्शन जो हमारी सैम इवेंट मैनेजमेंट है उसके लिए भी हैं। तो मुख्तलिफ़ सॉन्ग्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो सूफ़ीज़म में लगता है, अच्छा। लेकिन बाकी जो है अभी हम लोग कमर्शियल कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा इंस्पायर, इसका मतलब है आबदा परवीन साहिबा से होगी। जी, मैं उनसे हूँ, और रूहानी उस्ताद मैं मानती हूँ मैडम नूरजहाँ नूर को। शाह, वो तो यकीनन उनके उस्ताद माने बगैर तो अदायगी और ये गायकी नहीं, पूरा ही नहीं उनकी हो ये सकती। देखें, माशाल्लाह आबदा जी बहुत हमारी लीजेंड सिंगर हैं, और उन जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन मैडम जी की बात जहाँ पे आती है, मैडम जी हमें, हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी है। जब हम उनको देखते हैं या सुनते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते उनकी आँख कहाँ जा रही है, उनका पल्लू कहाँ पे जा रहा है, गाने के अंदर उतरना हैं। कैसे एक्चुअली है। रोल मॉडल थी, हाँ, उनका पहनना, हाँ, उनका आना उन्होंने जाना। बताया कि ये गाना ना, अगर हाँ, थीम चल रहा है वहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, भूल तो गए। मैडम जी ने उसको एक्सप्लेन किया है, वाह, सिर्फ गाया नहीं। वाह, बड़ा क्या खूबसूरत गाना है। चलो अच्छा हुआ तुम भूल भूल गए, गए। एक भूल ही था मेरा तो प्यार। थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए हमारे व्यूज़ को ये। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। माशाल्लाह, बहुत खूब, थैंक यू जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। तो बहुत सौम्या, शुक्रिया। ये आपकी इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेती हैं जब ये सोच रही होती है, गाने को तरतीब दे रही होती है? देखिए जी, मेरा सारा गाना मेरे मूड पे है, जो डिपेंड हकीकत करता है में मूड डिपेंड, पर। आर्टिस्ट हमेशा अपने मूड पे चलता है, ठीक है। मेरा अगर अपना मूड अच्छा है तो मैं अच्छे सॉन्ग गाऊंगी, अगर मेरा मूड ख़राब है, समझ लें कि कोई धोखाधड़ी है, तो मैं धोखे वाला गाऊंगी। हर आर्टिस्ट की ये एक हकीकत है, रियलिटी है, जो कि लोग बयान नहीं कर पाते, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये आपको क्या आपकी विरासत ही, यानी कि विरासत में तो नहीं, मेरी नानी को, नानी मेरी जो थी वो अपना इंडिया से थी, ठीक है। वो जब पार्टीशन हुआ तो मेरी नानी जो बहुत सुरीली थी, बहुत ज़्यादा, तो माशाल्लाह उनको था। फिर अम्मी मेरी बहुत, मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है,
लेकिन अब्बा जी ने गाने नहीं दिया अरे, क्योंकि फिर इसमें पठान है। मज़ीद बात होगी, यानी कि जब मैडम जी का जिक्र आ जाए और फिर आँख भी नम ना हो और फिर नए से नए सुर ना हो तो ये नामुमकिन है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ और इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का। मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। मारिया है मेरे साथ। जी मारिया, आप बताइए थोड़ा सा कि आपने कैसे स्टार्ट लिया? क्या बचपन से आपको मॉडल बनना था कि पाकिस्तान की दूसरी खवातीन की तरह जो सोचती हैं आजकल टिकटॉकर और ये सब कुछ? जी, मुझे बचपन से ही शौक़ था। बेसिक मुझे शौक़ था फ़िल्म स्टार बनने का। अच्छा, फिल्म स्टार। जी, जी। जो अभी तक मैं नहीं बन सकी, लेकिन अभी तक मैं काम कर रही हूँ, ताकि इंशाल्लाह मैं मूवीज़ में भी काम करूँगी। फिर मैं मॉडलिंग में आ गई, ठीक है? फैशन मॉडलिंग के? फैशन मॉडलिंग में। फैशन मॉडलिंग, जी, जैसे ओके। मैंने रैंप वॉक काफ़ी सारी की हुई हैं। अच्छा। ठीक है, काफ़ी मैंने ब्रांड के शूट्स किए हुए हैं, काफ़ी ब्रांडों के, बड़े बड़े ब्रांडों के साथ काम किया हुआ है। और मैंने दूसरा वीडियो सॉन्ग काफ़ी किए हुए हैं, ठीक है, टीवीसी किए हुए हैं मैंने। जी, इसी तरह ही तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, जिसमें अच्छी मुझे इज़्ज़त मिली है। और उससे मुझे बैकफीड भी अच्छा आया है, पहचान भी मेरी बनी है उनसे। तो जी बिल्कुल। तो इसी तरह ही मुझे अब शौक़, जैसे जैसे मैं करती गई तो मुझे अच्छा मिलता आगे से काम, तो फिर मैं इसी तरह मेरा रुझान हो गया। तो जी। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? अमूमन पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में औरत का यानी इस तरह से फैशन फील्ड में आना, तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस तो करना पड़ा होगा अमूमन? जी, मुझे मुश्किलात तो बहुत सारी आई हैं। ख़ास तौर पे मुझे फ़ैमिली चीज़ों की वजह से, मेरे जो वालिदैन थे उनकी तरफ से मुझे बहुत मुश्किलात आई हैं कि वो नहीं चाहते कि मैं शोबिज़ में आऊँ, कि इनके जो शोबिज़ में जो तरह तरह की चीज़ें, या फ़ैमिली में या फ़ैमिली के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थी, मुश्किलात मैंने देखी हैं। लेकिन जो मेरी वालदा थी, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है कि चलें इनका दिल है बेटी का, तो कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छे तरीके से काम करें, अच्छी नीयत से काम करें, तो आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम यानी नहीं घर से होगी। आपको सपोर्ट हुई? सपोर्ट यानी हुई। उस पहले वो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल मोटिवेट हुई आप थी, हुई उससे मुझे डांट भी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, तो नाराज़ भी होते थे मेरे भाई भी, बहनों भी, कि तुम क्या काम कर रही हो या किस तरह कर रही हो, मुश्किलात नहीं होती। तो मुश्किलात तो बाहर भी बहुत सी थी, तरह तरह की, हर तरह की चीज़ें फ़ेस की हैं मैंने। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नाम बनता गया, तो उस तरह इज़्ज़त मिलती गई। तो फिर वालिदैन ने कहा कोई मसला नहीं है। तो अभी आप समझती हैं कि ठीक है हाँ, अब बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब यानी पहले कि से। अब जी, जी, ठीक है। वो भी जी। अंडरस्टैंड कर गए हैं कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसी तरह। जी। तो टीवीसीज़ में आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी जी, जगहों पर आपने देखे टीवीसीज़ वगैरह जी, में, जी। फैशन मॉडलिंग में जी, भी। जी। तो अब आगे रिसेंटली अभी आपने कोई फैशन वीक करी आप किसी? जी, अभी रिसेंटली मैं फैशन वीक कर रही हूँ। जी। चलें ठीक है, थैंक जी। पाशा साहब, आप बताइए सर, आपका तो माशाल्लाह इतना पोर्टफोलियो में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं डिस्कस भी करना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिएगा। पाशा साहब, थोड़ा सा आपकी खिदमात अगर मैं देखूँ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ठीक है, और यूथ के हवाले से और स्किल्स के हवाले से, तो आप थोड़ा सा खुद ही डिफ़ाइन कीजिए इसको कि किस तरह से देखते हैं आप प्लीज़। शुक्रिया मियाँ साहब। बात यह है कि मैं गौरी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त 24 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें 63 to 67% जो है वो यूथ है हमारी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ के सामने कोई रोल मॉडल नहीं है, नहीं। कोई ऐसा शख्सियत, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मुस्तकबिल उनके सामने नहीं है जिसको वो फॉलो कर सकें, जिसको वो परसू कर सकें। तो इस वाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में यूथ बल्ज का होना एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, लेकिन उसके सामने किसी रोल मॉडल का ना होना जो है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। होना ये चाहिए था, जैसे कि गौरी साहब का जो इदारा है, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है नेटसोल, बिल्कुल, जो इंटरनेशनल नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो मैं ये समझता हूँ, ये बहरहाल एजाज़ की बात है पाकिस्तानी हम सब पाकिस्तान के लिए yes, कि कोई तो चलो उसका इदारा जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन ये शर्म की बात भी है कि इस तरह के बहुत सारे इदारे होने चाहिए थे पाकिस्तान में कि जिनको देखकर जो ये खिदमात सारे अंजाम दे रहे होते और नौजवानों की वो रहनुमाई कर रहे होते। इस वक्त
जैसा कि गौरी साहब ने बताया कि 24 से 25 हज़ार IT और कंप्यूटर के ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल मार्केट में आ रहे हैं। तो एक रिपोर्ट मैंने पिछले दिनों पढ़ी है कि इस वक्त दौर जो है वो IT का है। वैसे तो IT का दौर दुनिया से गुजर चुका है और दुनिया आगे AI से आगे और बढ़ दूसरी के चीज़ों को AI से भी आगे चली गई है, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो गई है। और इस वक्त जो दुनिया है वो फॉलो कर रही है 5th जनरेशन को टेक्नोलॉजी के अंदर, और हम अनफॉर्चुनेटली 3rd जनरेशन को भी पूरी तरह ग्रैब नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और वो रिपोर्ट में ये लिखा है कि IT के जो ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ पास आउट होते हैं उसमें से 87% ऐसे हैं जिनका IT के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो वर्ल्ड के अंदर ये रिपोर्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के मुतालिक शाया हुई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि IT के ग्रेजुएट्स जो हैं हमारे वो 87% ऐसे हैं जिनका IT के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक सरकारी इदारा है, उन्होंने कहा कि हम स्किल इम्पार्ट करेंगे और उन्होंने ये तय किया, ये मैं आपको चंद साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ड्राइविंग स्किल की, और उस ज़माने में ये आ रही थी क्रीम और ये उबर वगैरह आ रही थी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात थी कि चलो लोगों को रोज़गार मिले, नौजवान जो ऐसे ही फिरते रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, तो चलो उनको कोई काम करने को मिलेगा। तो उस इदारे ने 7 करोड़ रुपया, सरकारी इदारा था, उसने 7 करोड़ रुपया दिया मोटरवे पुलिस को कि आप हमारे नौजवानों को ये ट्रेन करें ड्राइविंग में। पहला बैच जो है वो 2000 का गया उस ट्रेनिंग लेने के लिए। यानी कि हम ड्राइवर बना रहे हैं ना। नहीं, ये भी एक स्किल है, मैं इसको रिडिक्यूल नहीं कर रहा, कोई भी स्किल है, ड्राइविंग एक स्किल है। तो 2000 बच्चे ड्राइवर बनाए हमने, 7 करोड़ रुपया हुकूमत पंजाब ने खर्च किया और मोटरवे पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको ट्रेनिंग दी गई। तो उसके बाद उस गवर्नमेंट के इदारे ने कोशिश की कि जॉब्स पे भी इनको लगाया जाए। तो एविस ने हमें कहा कि हमें 20 ड्राइवर चाहिए। तो उस सरकारी इदारे ने बड़ी खुशी से 20 ड्राइवर जो ट्रेन शुदा थे, जिनके पास सर्टिफिकेट भी था, उनको भेजा। तो 7 दिन के बाद उस इदारे ने, एविस ने, राइटिंग में हमें कहा कि इन 20 में से एक भी नौजवान ऐसा नहीं है कि जिसको हम गाड़ी की चाबी दे सकें। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ स्किल का ये लेवल है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ। ये नेट सोल तो जाहिर है एक हाई एंड की ट्रेनिंग देता है ना, तो हाई एंड के इदारे तो हमारे बहुत कम हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो लो एंड पे जो वही बेस है ना, बेस है ग्रास रूट। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा। हमारे यहाँ जो अब दौर है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि ये जो जिस दौर, मॉडर्न दौर के अंदर हम रह रहे हैं, इस दौर की इब्तदा जो है वो एग्रीकल्चर इरा से हुई थी। यानी इंसान ने जब खेती बाड़ी करनी शुरू की तो हम कहते हैं कि ये तहजीब याफ्ता दौर का आगाज़ था। वो 10,000 साल तक इंसान एग्रेरियन इरा के अंदर रहा। फिर हमने देखा कि जब पहिया और स्टीम मिली तो इंजन बना। इंसान की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है वो पहिया है। तो पहिए के साथ जब भाप की ताकत मिली तो इंजन बना। उससे मॉडर्न इरा का जो इंडस्ट्रियल दौर है, सनतकारी का दौर जो है वो शुरू हुआ। ये 300 साल तक इंसान ने, ये 10,000 साल ज़राअत के साथ हमने गुजारा किया, फिर 300 साल तक हम इंडस्ट्रियल इरा के अंदर रहे। और ये इंडस्ट्रियल इरा मुख्तलिफ अदवार से गुजरते गुजरते जो है ये कंप्यूटर जब के शेप में सामने आया और कंप्यूटर के साथ जब ये नेट मिला तो उसने दुनिया को वैसे ही, और ये 1960 में ये एमलगेमेशन हुई। जी। और ये कैसे हुई कि जब अमेरिका ने इंटरनेट को जो वो यूज़ करते थे अपने मिलिट्री बेसिस को मिलाने के लिए, जो निज़ाम था,
उसको उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा यार ये निज़ाम अब ठीक नहीं है, हमें मॉडर्न निज़ाम चाहिए। तो ये सिविल में आ गया इंटरनेट। ये मैं बात कर रहा हूँ 60s की, 1960 की दहाई के अंदर ये इंटरनेट जब आया तो वहाँ से इंडस्ट्रियल ईरा जो है वो आईसीटी के अंदर कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये दौर 20 साल रहा, आईसीटी का दौर, आईटी का दौर जो है 20 साल रहा। और 80s के अंदर जो है दुनिया जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर चली गई। और फिर हम देखते हैं कि ये फासले कम होते चले गए और इतनी तेज़ी से तरक्की होनी शुरू हुई कि 2000 के अंदर जो है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। और पहला हमला जो है जिसका इजहार ड्रोन टेक्नोलॉजी का हुआ वो ये अमेरिकन ने 2003 में हमारे जो एरियाज थे नॉर्थ वजीरिस्तान वजीरिस्तान के अंदर पहला ड्रोन अटैक हमने देखा। और वो इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी थी कि एक तालिबान का जो रहनुमा था उसको हिट करने के लिए जो है ड्रोन अटैक किया गया। और ड्रोन अटैक करने के लिए जो कंट्रोलर थे उसके, उन्होंने बताया कि ये ड्रोन जो है हमारे ये साहब जो हैं दहशतगर्द जो है ये हमारी उसमें आ गया, रेंज में आ गया, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ बैठी हुई है। तो अब अगर हम ड्रोन उसको मारते हैं तो उसकी बीवी भी मर जाएगी। तो उसका जो ऑपरेटर था, कंट्रोलर था, उसने कहा नहीं वेट। 15 मिनट के बाद उसने ऑपरेटर ने कहा कि वो जो खातून है उसकी बीवी बाहर चली गई। उन्होंने कहा हिट, यानी इतना टारगेटिंग, इतने प्रिसाइज प्रिसीजन है। और वो उन्होंने हिट करने के बाद उसकी जो वीडियो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने को दी कि हमने ये मार दिया है। ये टेक्नोलॉजी अब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली गई है। ड्रोन्स के बाद हमने आए वो उसको क्या कहते हैं जी, जो ये रोबोट्स आ गए। और अब सूरत हाल ये है मियाँ साहब, मैं आपको बताऊं कि रोबोट ने अब खुद डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। अब रोबोट जो है इंसान के ताबे नहीं रहेगा, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया यहाँ पर चली गई है। और हमारी हालत ये है कि हमारे पास एक ही बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा नेट सोल कंपनी है जो नौजवानों को हाई एंड की तरबियत दे रही है। और भी कुछ इदारे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नेट सोल है, लेकिन जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकग्निशन है वो एक ही इदारा है। बाकी इदारे भी होंगे, लेकिन और होने भी चाहिए। लेकिन ये 24 करोड़ में से जो 63 या 67% यूथ है उसको हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा। यानी कि आप सिस्टम से मायूस हैं? नहीं, मैं मायूस नहीं हूं, मैं आगे आ रहा हूं। अब नौजवानों ने जो खुद रास्ता तलाश कर लिया है, एक सरकारी इदारे ने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया 6-7 साल पहले। तो उस वक्त हमें पता चला, मैं उस इदारे के अंदर था, पीआईटीवी में जी, पीआईटीवी, हमें ये पता चला कि नौजवान अपने तौर पर फ्रीलांसिंग के जरिए हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। और एक अटक के अंदर एक लड़का हमें पता चला जो $20,000 पर मंथ एवरेज कमा रहा था। तो ये नौजवान अपने तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है, वो नाकाफी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड यूथ है इनको हम ऑर्गेनाइज तरीके से लाएं, ताकि पाकिस्तान, हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो 23-24 अरब डॉलर सालाना है, जबकि इंडिया की जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर है। सर तो मैं अर्ज करूं, हमारी जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट है 3 से 5 बिलियन की है। अगर आप उसमें थोड़ी सी ग्रे मार्केट भी शामिल करें तो 6-7 बनती है। 23 तो बड़ी खुशी की बात होगी, हम पहुंच जाएं, अगले 5 साल में पहुंच जाएं। लेकिन इट कुड ड्रास्टिकली चेंज पॉजिटिवली, बहुत जल्दी हो सकता है। जो आप फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनकी बातें सुन के। दानिशवर हैं, व्हाट यूथ लैक इज डायरेक्शन। हुन करना की है, आगे रास्ता क्या है, रोड मॉडल कोई नहीं, रोड मैप रोड मॉडल नहीं। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ पाशा साहब जैसे मौजूद हैं, गाइड्स हैं, इनको लेवरेज करना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। और हमारे इदारे की आपने बहुत तारीफ़ की है,
हमारी कोशिश है अभी कि ट्रेनिंग्स हम दें और इस पे हम अटेम्प्ट करते भी रहते हैं गवर्नमेंट के RFPs। अच्छा, एक और बात है, गवर्नमेंट कोशिश बहुत कर रही है लेकिन सिरा उनके हाथ नहीं आ रहा। उनके आपकी एडवाइजर्स बात गौरी साहब बड़ी प्यारी है। हाँ। कोशिश क्या है कि देखिए, मुझे गाड़ी चलानी आती है, हाँ मेरे पास BRV है, जी जी टैंकी फुल है, जी मैं बेहतरीन ड्राइवर हूँ, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुल्तान मोटरवे पे अगर चढ़ जाऊँ हाँ तो सब कुछ होने के बावजूद वहाँ नहीं मैं पहुँच इस्लामाबाद नहीं नहीं पहुँच पहुँच सकता। सकता। आपने जिस डायरेक्शन की बात की है, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम नौजवानों को, ये इतनी बल्ज है, यूथ इतनी ज़्यादा है कि उसको डायरेक्शन एनर्जेटिक है माशाल्लाह। और फिर मैं वो ये समझता बहुत हूँ कि ज़्यादा। जिस तरह नेटसोल एक रोल मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक कामयाब बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मॉडल हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में होने चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। हमें एक नेटसोल नहीं, हज़ारों चाहिए होने चाहिए। मुझे आज मेरे पास बच्चे आए थे ITU से, कहने लगे सर आपका कंपटीशन क्या है। मैंने कहा हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे से अपने से अपने से है कि कि किस तरह are we इसको बेहतर improving करना है। as opposed to yesterday we want other IT companies to come and flourish, क्रिएट करें, जॉब करें, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज है, पाकिस्तान ग्रो करे, तो कंपटीशन बिल्कुल, के बाद दिए ही से छोड़ दिया दीजिए। जलता है। हम कंटिन्यू करते हैं जी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं हम ब्रेक के बाद। ये नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ है एक स्मार्ट से ब्रेक का। मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ। जी कमाल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी सर, आप बताइए। अच्छा देखिए, हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, जी जी इस वक्त वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है, बिल्कुल। और वो 2nd लार्जेस्ट के लिए compete कर रहा है। दुनिया की तमाम जो बड़ी मईशतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज़ हों, उन सब की ये ख्वाहिश है कि वो इंडिया के साथ काम करें। क्यों? कि वो ह्यूज इकॉनमी है। दुनिया का IT का जो सबसे बड़ा नाम है बिल गेट्स, उसने अपना सिलिकॉन वैली जो है ये इंडिया में बनाई है। हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है। बांग्लादेश, जिसकी हमसे आधी उम्र है, उसका ग्रोथ रेट देख लें इकॉनमी के अंदर क्या है, इंडिया का क्या है। इंडिया के अंदर दुनिया के जो 20 बिलियनर हैं, दुनिया के जो 100 बड़े अमीर तरीन लोग हैं, उनमें 20 इंडिया के इंडियंस हैं। जी हाँ, स्टील इंडस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड की स्टील इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है इंडियंस वो का है। लीड कर रहा है। ऐसे। IT, वर्ल्ड IT सिनारियो के अंदर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री। और आप फिल्मों में देख लें, हमारी ये बहुत मोहतरम गुलकारा बैठी हुई हैं, मॉडल बैठी हुई हैं, मॉडलिंग की इंडस्ट्री ले लें, गुलकारों की इंडस्ट्री सर, ले कोई लें, इंडस्ट्री ले फिल्म लें की आप। इंडस्ट्री ले लें, इंडिया इज अहेड ऑफ अस। सर आप डिप्लोमेसी ले लें, आप डिप्लोमेसी ले लें, कल्चरल हमें किस डिप्लोमेसी। चीज़ की कमी है? हमारे यहाँ इन तरह की बेहतरीन ख़वातीन गुलकाराएँ मौजूद हैं, मैडम शेख जैसी नौजवान और टैलेंटेड वर्सटाइल नौजवान मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम वर्ल्ड सिनारियो के अंदर क्या, रीजनल सिनारियो के अंदर भी हम अपना मकाम पैदा नहीं कर सकते। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए। ज़रूरत है कि तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, गाड़ी भी मौजूद है, पेट्रोल भी मौजूद है, गाड़ी चलानी भी आती है, लेकिन डायरेक्शन मौजूद नहीं है। बगैर डायरेक्शन के, बगैर किसी रोल मॉडल के हम आगे नहीं बादशाह बढ़ साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। जब तक हम मैं से बाहर नहीं निकलेंगे ना, कि मुझे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है, मेरे गिरदो नवा के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, जब तक हम उधर से नहीं निकलेंगे हम डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते। अब जो पाशा साहब बात कर रहे हैं, ये 60s से शुरू हुआ हुआ है। IIT, नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने IIT की बुनियाद रखी। यानी अब हम बात कर रहे हैं कितने साल की, 50 साल पहले की, 60 साल बिफोर, पहले हाँ, की या 60 years बैक। ये रातों रात नहीं बना। नहीं हुआ। चाइना में अगर रेवोल्यूशन आए तो 30 से 40 साल लगे हैं उनको, ठीक है। इंडिया की जब तक, अच्छा, एक तरफ से वो अपने स्किल्स बिल्ड कर रहे थे, दूसरी तरफ से उनको लकीली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह मिल गए, जो कि इकोनॉमिकली उन्होंने गेट खोल दी इंडिया के, वरना इंडिया वाज अ क्लोज सोसाइटी
मजाक उड़ाया जाता था, उनकी गाड़ियों का मजाक गाड़ियों उड़ाया का, जाता था। उनका ड्रेस का, पाकिस्तान हाँ, उनका पाकिस्तान के लिए lifestyle। हमारी मजाक होता रुपए की जो वैल्यू है हाँ। इंडियन रुपए से बहुत बेहतर बहुत ज़्यादा थी, बेहतर। बहुत मनमोहन ज़्यादा। सिंह साहब जब आए अब थे। बिफोर बिल्कुल। 70s, यस। उन्होंने टर्न अराउंड किया है, और ऐसी विजनरी लीडरशिप, उनका तो कोई फैमिली नहीं थी उसमें, उनका तो आज तक किसी एक मेंबर को नहीं जानते। कल मैं एक बड़ी अजीब सी, आपने एक वायरल देखी होगी, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, रिटायर हुए हैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, एक कॉलोनी में, कहते हैं मुझे कोई जानता तक नहीं मैं कौन हूँ। सब्जी खुद लेने जाते हैं जी सब्जी अभी। खुद लेने जाते हैं, सलाम दुआ हो जाए तो फिर बताते हैं मैं कौन हूँ। ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। यहाँ पे हमारे वो लोग जो जिन्हें क्या कहा जाता है ताकतवर हल्के हैं, उन्हें अपने से बियॉन्ड देखना होगा, उन्हें सेल्फलेस होके देखना होगा। आपकी बात गौरी साहब बड़ी होती है। शायद साहब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू वाज द की पर्सन एंड फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के जो वालिद थे बहुत बड़े लॉयर थे इंडिया के, और रिच आदमी थे। जी जी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब जब बाहर से पढ़ के आए तो इन्होंने सियासत शुरू की, तो इनके अब्बा जी ने इनको कहा, यार नौजवान ये काम ना करो, प्रैक्टिस करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन वो नहीं माने। तो एक दिन नेहरू साहब जब आए, जवाहरलाल नेहरू अपने घर, तो उन्होंने देखा कि मेरा जो कमरा है उसमें से सारे सूट, सिगार, पाइप, आला सूट सारे गायब, और कालीन भी उठा दिया, सोफे भी उठ गए, और 2 जोड़े लटके हुए हैं उनके खड्डी के। वार्डरोब के अंदर, खड्डी के। खदी के। तो उन्होंने अपने अब्बा जी को कहा, नेहरू को, कि अब्बा जी आप नाराज़ हो गए कि मैंने आपका कहना नहीं माना। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो तुमसे नाराज़ होऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जिन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हो, जिनके हालात तुम बदलना चाहते हो, तुम उनका तर्ज़े ज़िंदगी अपनाओ। तुम ये सूट पहन के, सिगार पी के, आला कपड़े पहन के, आला वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नहीं कर तुमसे। सकोगे। नहीं कर। तुम रोड मैं मॉडल चाहता हूं नहीं कि तुम होंगे, कामयाब हो, बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम उन्हीं के उन्हीं लाइफस्टाइल की के तरह अंदर आओ। Amazing। तो उसने कहा कि अब्बा जी मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। और फिर हिंदुस्तान की तारीख के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बुनियादें कायम की इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की। उन्हीं बुनियादों पे मनमोहन सिंह ने आगे पाशा को साहब, आगे कौमें cultivate भी ऐसे बनती हैं। और अगली बात देखें, ये जिसको हम चाय पिलाने वाला कहते हैं, हम ताना मारते हैं मोदी को, उसने उन्हीं बुनियादों पे हिंदुस्तान को सर, मैं इस वक्त दुनिया की सुपर ताकत में शामिल कर दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मिस सोमिया, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। अभी रिसेंटली कौन सा ट्रैक आपने लॉन्च किया है, थोड़ा सा बताइएगा, और क्या ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा? मेरे अभी सराइकी सॉन्ग रिलीज़ हो रहे हैं, कवाली भी हो रही है, लेकिन अभी सराइकी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। तू बोलते सही बहुत अच्छा गया है। दोबारा हम सब की फरमाइश है, गुनगुनाइए। मैं आपको सुनाती हूँ। बात हो रही थी यहाँ पे सीनियर्स की, तो अपने तो मेरे बहुत सारे हैं, तो मैडम जी का सुनाया, मैं चाहती थी मैं आपको रेशमा जी का, आपदा जी का ये सुनाऊँ। जी सुनाइए। मेरे तो चलते रहते हैं, तो किसका सुनना चाहेंगे आप रेशमा जी का सुना दें, उनको भी ट्रिब्यूट हो जाएगा आज। हाँ जी, मैं आपदा उनको जी का, बहुत रेशमा जी तकलीफ का। हो रही होगी आजकल जो इंडिया में उनके ट्रैक को लेके रीमिक्स बनाए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ जी, मैं कहती हूँ उनको तो हो रही होगी जो मुझे तकलीफ हो रही है। यकीनन कि आप दर्द दिल रखने पूरी वाले। ज़िंदगी यकीन माने कि ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ सीखा नहीं, और लगे हुए हैं, और आज तक ये नहीं कंफर्म किया है कि मैं सिंगर बन चुकी हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान को तहे दिल से मेहनत करनी चाहिए। ऑडियंस जितने भी लोग आपको देखते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप किस काबिल हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, बहुत ज़्यादा मुनाफकत है। हमारे लोग जो हैं अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, उसी की वजह से बेरोज़गारी है। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तभी क्राइम बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। बाद में ये कहते हैं जी ये गाने बजाने वाले या कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी गलत शोबे करते से हैं, भी, किसी भी शोबे से, बिल्कुल। जब वो गलत ट्रैक पे जाता है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, र्यूमर ज़्यादा फैलाए। हाँ, तो उसको सपोर्ट नहीं की जाती ना। देखिए, अगर हमारे आर्टिस्टों की शो है तो उसकी टिकट बिके, सही है। वो टिकट सेल हो, ऑर्गेनाइजर हो, ठीक है, कंपनी हो, आपको उसकी जो अर्निंग आ रही है, तो कोई भी कॉपीराइट्स नहीं है यहाँ के, कुछ आप भी नहीं कुछ भी नहीं है कोई जी। एल्बम लॉन्च कर ठीक रहे है। हैं, एक कोई भी copyrights नेजे वाले नहीं। को इतने गिफ्ट मिल गए हैं, और मेहंदी हसन साहब बीमार पड़े रहे हैं, रेशमा जी बीमार पड़ी रही हैं। मैं सीधी बात करती ये हूँ, वाकई अलमी है, बहुत ठीक बड़ी है ना। बात। लेकिन रेशमा जी इलाज के बिना थी, बात कर रही हूँ मैं, वो भी बहुत बड़ी हीरो हैं, इंडिया पाकिस्तान में पूरी दुनिया में गए हैं।
मेहंदी हसन साहब, नूर जहां जी, ठीक है, जितने भी मेरा जो शोबा है मैं उसकी बात Legends थे करूंगी। हमारे, आपका और जो रहती शोबा है दुनिया उसकी तक बात नाम करेंगे। लेगा। हमारे लेजेंड को कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। अभी कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे ना, तो बाहर जब हम लोग खड़े होते हैं तो पहले हमारी लाइन सबसे अलग है। पाकिस्तानी को कहीं भी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही जो इस वक्त मौजूदा दौर जा रहा है। अच्छा, मैं पूरी आपकी दुनिया में बात जा रही हूँ। मैं एक तरफ से तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ से वजह भी बताऊंगा। ये कुदरती बात है कि हर दौर जो होता है बड़ा डिफरेंट होता है। जिस दौर में मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, रेशमा थी, वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था, वरना वो भी शायद कहीं उनकी ज़्यादा earning वायरल ज़्यादा हो होती, जाते। हाँ। आज हमारे आर्टिस्ट को देख लें, जो इतना हमारे खिलाते दो चार होंगे बहुत, हाँ। वो हर जगह है, बिल्कुल है। वो आपकी तो अपनी by the fan following tons, देखें। आपकी भी फॉलोइंग सोशल मीडिया की वजह वजह से, से है। यूट्यूब की वजह से फैली है। आज हम सोशल मीडिया की आज वजह से आप बैठे यकीन हैं। करें, आज आप कथा कलामी माफ, आज आप ग्लोबली कहीं भी जाएंगे ना, आपका कॉन्सर्ट सोल्ड आउट होगा। नहीं, वो लोग सही है। जानते होंगे। मैं आपको बता, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जी जी। तो हमें 70% दूसरे नेशनल देखने आ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं देखने आ रही फैमिली। अच्छा, ये भी बड़े मजे ये की बड़ी बात है। तकलीफ दे है। नहीं ठीक है? नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, सोच का लेवल और पाकिस्तानी की अर्निंग का लेवल बहुत डिफरेंट है। आज अगर आपको रिकग्निशन चाहिए तो ग्लोबली, जिस तरह पाशा साहब फरमा रहे हैं, इंडियंस आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेल्दी। जी। दे और हैव well मोर connected। स्पेंडेबल इनकम जो है, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उनके पास ज्यादा है। पाकिस्तानी भी टॉप जो एलीट है कम है, लेकिन है, वो अपने दोस्तों को पूरे के पूरे ग्रुप्स को करते लेके हैं। जाते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। जी जी मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है इस शोबे के अंदर, जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जिन फनकारों का इन्होंने जिक्र किया, नूरजहान साहिबा, मेहदी हसन साहिबा, और उस दौर के जो थे, उस दौर में उनको वेल पेड समझा जाता था, जी, जी। उनको अच्छे रिम्यूनरेशन मिलते थे। मैडम नूरजहान ने अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बहुत अच्छी और की, उसका बहुत नतीजा क्या अच्छी निकला कोठियां कि उनको बनाई, किसी प्रॉपर्टीज बनाई, मदद की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। थी। ये मदद का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए। हमारे जो अदाकाराएं, फनकार हैं, हाँ। वो जो कमाई होती है ना, उसको अलल्लो तलल्लो में उड़ा देते हैं। मैं आपको मौजूदा दौर की भी मिसाल देता हूँ, जो पुराने थे, जैसे खालिद अब्बास डार साहब हैं, वो उसी दौर के हाँ, बड़े लेजेंड है हमारे, लेजेंड वो हैं। भी है, बिल्कुल। वो बेहतरीन बंगलों के अंदर रहते हैं, बेहतरीन जिंदगी अरफान गुजार रहे खुसर हैं। साहब देख लें, उनकी फैमिली, अरफान ठीक है? खुसर उन्होंने साहब। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, हाँ। मोहतरमा नूरजहान साहिबा को बेहतरीन रिम्यूनरेशन मिलता रहा, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो आखिरी मरते दम तक वेल्दी और अच्छे अंदाज में रहीं। इसी तरह मेहदी हसन साहब जो थे, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सके। इसी तरह रेशमा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सकी, अलल्लो तलल्लो में उड़ा दिया अभी जब पैसा था। वो इसलिए कहते हैं, नहीं सर, सर, एक चीज पाशा साहब, फिर भी हमें सपोर्ट करने चाहिए, बस हाँ, ये वैसे हमारे मैं- लेजेंड्स हैं। सर, एक हमारे- छोटी सी जी बात है। स्वामी, हम उस वक्त मैडम जी जब थी, उस वक्त फिल्मी दौर था, फिल्में बनती थी, रोज गाने रिकॉर्ड होते थे, डेली के पैसे आते थे, पेमेंट्स होती थी, म्यूजिशियंस के पास पैसे होते थे। आज वो दौर नहीं है। आज तो यहाँ शादियों के ठीक शोज कह रही हैं, हैं, आजकल मूवीज भी ठीक नहीं है? बन रही। आजकल मूवीज नहीं बनती, और जितने भी ओएसटी हैं, वो एक उन्होंने खास- गिने चुने लोगों को लेना है। चुना हुआ आप है। वहां पे मर जाओ, आपको इंटर नहीं करेंगे। बात हो रही है, देखिए मैं तो रहती हूँ बाहर, मुझे तो टेंशन नहीं, मुझे अल्लाह रिजक दे रहा है। जो हमारे साथ जितने भी लोग, इतना बड़ा बड़ा टैलेंट ना, बेचारे चाय से भी बैठे होते हैं, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, यार लोग जाके किसी के घर पे खाने के लिए रुक रहे हैं, तो हमारे आर्टिस्ट हैं, समीर मैं जी, नाम नहीं लूंगी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक एडेज है कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लेस। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कहें मुझे तो पता ही नहीं Exactly. था, मासूमियत जाहिर करें, तो वो कोई डिफेंस नहीं है आपका। बिल्कुल। ठीक है ना, आपको सीखना चाहिए जी। इर्द गिर्द से। अब ये एक नौजवान मॉडल हैं, इन्हें मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे छाना है, इन्हें लर्न करना चाहिए। Professionalism अपने होना चाहिए। फारिग टाइम Professionalism होना में चाहिए। कैसे बिल्कुल सही कह सोशल रहे हैं। मीडिया में मैं अपने आप को कैसे प्रमोट कर Promote सकती कर हूँ, सकती हूँ, बिल्कुल अपना सही। चैनल कैसे बन सकता जी। है। लोग मेरे पास चल के आए, यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स जी, हैं, जी, तो ये पहले नहीं थी अपॉर्चुनिटी। आज आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, समेट के कराची में रह गई है, और कहाँ रह गई जी। है, वो लोग जो ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस पे से बहुत पैसा निकाला है।
आज जो मूवीज बन रही है वो लोग लाहौर से जो एक Shift हो गया कल्चरल सारा। हब था वो शिफ्ट हो गया, इसलिए कि लाहौर ने ग्रो नहीं किया, टाइम के साथ उसने- ग्रो नहीं किया, उसने बिल्कुल। तालीम को लेवरेज नहीं किया, वहीं के वहीं रहे और अपने के हम सुपीरियर हैं। आज बड़े बड़े हीरो बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है, मैं उनका खुद भी बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन वो वहीं के वहीं फंसे हुए हैं कि हम उसी बेस्ट दौर हैं। जी स्वामी, आप थोड़ा सा प्लीज रेशमा जी के लिए गुनगुनाना गुनगुनाइए। चाहिए। जी। हाँ। मेरा पसंदीदा गीत है और आपने सुना भी होगा, बिछड़े अभी तो ओह हम कल अमेजिंग। परसों। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जियोगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा अमेजिंग जी। प्यार और बड़ी लंबी जुदाई। सर देखें, आवाज़ें आज भी जिंदा है, लोग आते रहते अल्लाह हैं का चले करम जाते है, हैं, आपके हैं? पास गिफ्ट है, गिफ्ट अल्लाह है। का करम है। और ये रहते ही हमेशा रहेगी आवाज़। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा you, गुनगुनाया बहुत आपने। शुक्रिया। जी गौरी साहब, पाशा साहब ने एक, वो उनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी भी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक ने आपको, मुझे पता है आप लोग CSR के हवाले से बहुत कुछ करते हैं जी जी और बहुत कुछ कर रहे हैं। रिसेंटली यूथ के हवाले से भी आपके कुछ प्लान्स होंगे, आप बताइएगा कि कुछ करना चाहते हैं या कुछ आगे ऐसा कुछ है। जी। हम पाशा साहब ने कुछ देर पहले हमें याद दिलाया कि हम अग्रेरियन सोसाइटी हैं, हम एग्रेरियन कंट्री हैं। हमने उस तरफ ध्यान छोड़ दिया। हमारी सबसे बड़ी जो फोर्स है, वर्क फोर्स, वो रूरल है। हमें टेक्नोलॉजी को लाना है, हमें टेक्नोलॉजी को हर शोबे में लाना है। मैं जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो एक शुरुआत है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने की थी, ये 2016 में शुरू हुआ था और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। इसे सपोर्ट करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। अच्छा, उससे ऐसे सेंटर किए जाते हैं। इग्नाइट एक इसकी अथॉरिटी है, एक कंपनी बनाई गई पब्लिक इग्नाइट के नाम से, वो टेंडर इशू करती है और बड़े बड़े क्या कहते हैं इदारों को कहती है आप आएँ अपना प्रपोज़ल दें, हम इन शहरों में सेंटर्स क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करूँगा। ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत पैसा लेके आ रही है यूथ डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, एंड यकीन कीजिए पाशा साहब, मियाँ साहब, यही सोल्यूशन है। जिस मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स इतना हो वहाँ तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। क्रिमिनल है कि हम इस यूथ को डेवलप क्यों ना करें। थोड़ा सा हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है और मेरिट को सामने लाना होगा। मेरिट को लाएंगे तो बाकी अच्छा कई अजीब किस्म के रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं कि जी कंपटीशन वो भी आए वो भी आए। उसमें क्या होता है, प्रपोजल जिसने अच्छा बना दिया वो आगे जीत गया। वो आपकी बात बड़ी होती है। हाँ। जिस तरह टैक्स कलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट टैक्स डिपार्टमेंट है, हाँ। और ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, इसी आप खुद तरह प्रोक्योरमेंट के अंदर पेपरा सबसे बड़ी रुकावट है। पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ऐसे रूल्स जो कि आज की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं है। सीधा सीधा है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं पाशा साहब कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है इदारे का, आप उसको
धड़ल्ले से दें काम दें। काम दे, बिल्कुल सही। वरना आप क्या करते हैं, अपने लोगों को आगे लाने के लिए रूल्स ऐसे चेंज करते हैं कि वही इदारा फिट आए तो सर और वहाँ वो पर फिर जीत जाए। रिजल्ट्स भी नहीं ना वो आते हैं। पेपरा की आपने बात की तो आप देख लेना PIA में क्या हुआ। अब देख लें आप यानी कैसा- हमारा खरबों रुपए का इदारा और 10 अरब अरब के की लिए। बोली आई है। यानी अंदाजा कर ले। नहीं सर, यानी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह और चीज़ें अच्छी हो रही। जी मारिया, आप बताइए कि कोई मैसेज आज इस प्रोग्राम के हवाले से। जी, जिस तरह ये मुल्की हालात के हवाले से बात करें तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी हुकूमत में आए, कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, तो हमारे यूथ को मद्देनज़र रख के और हमारे मुल्क की जो हालात को देख के तो उसके लिए बेहतर से बेहतर देखा जाए, उनके लिए यूथ के लिए बेहतर, जो आने वाला फ्यूचर के लिए बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी टैलेंट को, तो उनको सपोर्ट चाहिए हमें उनके लिए, चाहे वो मॉडलिंग के हों, चाहे सिंगिंग के हों, चाहे वो कुछ भी एकेडमियाँ हों। मैं कहती हूँ उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचा जाए ताकि हमारे आने वाला मुल्क तरक्की कर सके। तरक्की करे। बादशाह साहब, आप सर कोई मैसेज यूथ के लिए, कोई स्पेशली पाकिस्तान के देखिए यूथ जी, के मैं लिए? तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि पाकिस्तान का हाल भी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जो है वो यूथ के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ही। और हमारी यूथ जो है ब्रिलियंट, एनर्जेटिक जी और एक्सीलेंट है। जी, बिल्कुल ऐसा। ज़रूरत इस बात की है कि उनको, जैसे गौरी साहब ने कहा कि प्लेटफॉर्म उनको की डायरेक्शन दी डायरेक्शन की जाए, ज़रूरत है। और डायरेक्शन देने में जो नाकामी है वो हमारी नस्ल हमारी की है। है, हमारी। हम अपनी यूथ को डायरेक्शन नहीं दे ठीक है, सकते, exactly, हमें ये कबूल करना चाहिए। गौरी साहब, आप पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। कोई देखिए जी, मैसेज है? मैसेज सिर्फ ये है कि कीप ऑन ड्रीमिंग, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए। यहाँ यूथ, मोस्ट यूथ मुझे मारिया नज़र आ रही हैं, जो आपका ड्रीम है पॉसिबल है। पॉसिबल। सिर्फ आपको रास्ता ढूंढना है, आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो बाकायदा अच्छी रेपुटेशन के हैं। हर शोबे में, हर बिजनेस में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जी, बिल्कुल ऐसा। एक्सप्लॉइट करने वाले लोग भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आप दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूथ भी कर रही हैं और फीमेल जेंडर भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो रेडार भी दिए हैं, अच्छे बुरे को पहचाने, और वो सोच भी दी है। जिस तरह आपने अच्छी बात की है, आप ड्रीम करें, आप अपनी खुद एजेंसी बनाएं, अपने बहन भाइयों को कहें कि ट्रेनिंग लें, मेरा साथ दो, और वहीं से आपकी कॉटेज इंडस्ट्री शुरू होगी, चाहे जो और भी। यही ख्वाबों से तबीर तक का सफ़र है जी, जो जी, जारी बिल्कुल रहेगा। इंशाल्लाह। सोमिया, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, और जितने भी नए लोग आते हैं वो अपने चक्रों में ना पड़ें, पब्लिक का सोचें, लोगों का सोचें, लोगों को लेके चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है बेरोजगारी। और बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे लोग जो है खाने से बैठे हैं, उनकी लाइट कट जाती है। तो इन चीज़ों पे गौर होगा तभी कोई कुछ करेगा ना। जब कोई स्कूल ही नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे? यकीनन सोमिया और मेरे तमाम गेस्ट ने जितनी बातें की हैं बहुत ही सही है, हकीकत है वो। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये मुल्क भी हमसे ही है और हम इस मुल्क की पहचान है, और हमें अपने आप को बेहतर करना है। हमें वो डायरेक्शन चाहिए, वो मुल्क की हालात जैसे भी हो, हमें मुल्क के लिए अच्छा सोचना है कि हम अपने अपनी जगह पर अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो हमें दुनिया को दिखाना है। आप तमाम हज़रात का, तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती टाइम दिया मेरे शो के लिए, और उम्मीद है कि आपको भी जब ये देखेंगे बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और हम इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र जारी रहेगा और हम मिलेंगे एक नए सफ़र में नए दोस्तों के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।